हैं, पर उससे पहले एक और किरदार, एक और कहानी। तो ये दो कहानियां एक साथ होंगी। इनकी भी कहानी कुछ इस तरह की है कि जो एक समय जॉब में थे, इंडियन एयरफोर्स में थे, वहां से इन्होंने जॉब क्विट की और उसके बाद ये कारोबार की दुनिया में आ गए और इन्होंने कदम रखा कुरियर सर्विस में। आज ये लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के अंदर एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं, अग्रवाल मूवर्स ग्रुप, और करीब 6000 एम्प्लॉयज हैं इनके। यानी जॉब से बिजनेस में आए और बिजनेस में इस बुलंदियों पर पहुंचे। आइए इनकी कहानी पर एक नजर डालते हैं। काफी इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं। सर, आप हमें ज्वाइन भी कर सकें, आपकी कहानी मीनवाइल रन होगी। थैंक यू। ये कहानी फौजी से कारोबारी बनने तक की है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। इंडियन एयरफोर्स से शुरू हुई जिंदगी आगे चलकर कामयाब एंटरप्रेन्योर में तब्दील हो गई। आपने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा, बल्कि इस सेक्टर को एक संगठित क्षेत्र में तब्दील करने की कोशिश भी की। साल 1987 में शुरू हुआ कारोबार आज देश की प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनी का रूप ले चुका है। फिलहाल अग्रवाल मूवर्स ग्रुप करीब 6000 लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है और कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो वेलकम करते हैं दोनों का। ये है डे टू ड्रीम अवार्ड्स की ग्रोथ स्टोरीज। इसी तरह की कहानियां हमने देश भर में फीचर की हैं। उन कहानी के माध्यम से हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस एंटरप्रेन्योरल कम्युनिटी के साथ शेयर करने की कोशिश की है। और आइए आज इन कहानियों के माध्यम से सीखते हैं क्या लर्निंग्स हैं पूरी कहानी में। दिनेश साहब, पहले तो आप बताइए, 20 साल पहले आपने कैसे ये सोच लिया कि टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इसके माध्यम से बिजनेसेस होंगे, जब हम आज 2018 में भी देखते हैं जब ये जरूरी हो गया है तब भी हेसिटेशन है, हिचकिचाहट है। तो आपने कैसे उस समय देखा, विजन कैसी रही? तो शायद इसका श्रेय कुछ मेरी एजुकेशन को जाता है। 1984 में जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की तरफ काफ़ी प्रमोशन किया था, और इस वजह से जब मुझे इंजीनियरिंग करने का मौका मिला तो मैंने 1986 में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पहला दूसरा बैच रहा होगा, दूसरा बैच वो हमने ज्वाइन किया। तो मेरी कंप्यूटर में रुचि शुरू से ही बहुत ज़्यादा थी। एक समय जब मैं अमेरिका में एक लैब में काम कर रहा था तो वहाँ मैंने एक दूर इंटरनेट का वेब ब्राउज़र देखा, और वो नया नया पॉइंट एंड क्लिक माउस वाला कंप्यूटर नया नया आया था उस समय। और वहाँ पे वो चाइनीज़ लड़की और उस ब्राउज़र पे क्लिक करती और अचानक से एक वेब पेज दूसरी जगह से आकर के अलॉन्ग विथ पिक्चर्स खुल जाता। तो मुझे कुछ ऐसी सी फीलिंग हुई जैसी महाभारत में वो नहीं बताते हैं कि भगवान जी खड़े हैं और पूरा वर्ड उनमें समाया जा रहा है। तो मुझे कुछ ऐसी सी फीलिंग आई जैसे जो आजकल कहते हैं सॉफ्टवेयर इज़ ईटिंग द वर्ड। मुझे कुछ ऐसी सी फीलिंग आई कि इंटरनेट इज़ दी कन्वर्जेंस, एंड फिर मैंने जिंदगी उसके नाम लिख दी। जिंदगी तो नाम लिख दी, लेकिन उस समय आपको तो ये कन्विंस भी करना होता होगा कि पहले तो कंप्यूटर लीजिए, तब आपके वो उसमें बेनिफिट करेगा। साथ ही इंटरनेट की स्पीड भी बड़ी स्लो हुआ करती थी, अपलोड करना है डाउनलोड, तो मतलब काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे होंगे शुरुआती दिन। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो थे, क्योंकि पहले हम लोग नोएडा में ऑफिस नहीं ले सकते थे क्योंकि नोएडा में इंटरनेट चलता ही नहीं था। दिल्ली से 91 करके टेलीफोन की कनेक्टिविटी होती थी नोएडा की, तो नोएडा में इंटरनेट चलता नहीं था, इसलिए महंगा ऑफिस दिल्ली में लेना पड़ता था। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो खैर बहुत ही स्लो होती ही थी। उसके अलावा जब भी हम एक्सपोर्टर्स के पास या एसएमईज़ के पास जाते थे, हो सकता है कुछ आप में से रहें उस समय में जुड़े हों हमारे साथ, तो एक्सपोर्टर्स को तो फिर भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर समझ में आ जाता था, लेकिन डोमेस्टिक लोगों को बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं थी। तो हमने एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला कि आपका जो प्रमोशन हम इंटरनेट पे करेंगे और उसकी वजह से जो आपको मैसेजेस और इंक्वायरीज आएंगी, क्योंकि आपके यहाँ पे कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं है, तो हम डेली बेसिस पे उसको प्रिंट करके फैक्स करके बाई पोस्ट आपको भेजेंगे। और हजारों की तादाद में रोज़ के रोज़ वो मैसेजेस शाम को हम प्रिंट करते थे, फैक्स करते थे ओवरनाइट, और अगले दिन बाई पोस्ट
एसएमईज को भेजते थे। हम रमेश जी आपके पास आएंगे, एक छोटा सा रिएक्शन आप और दे सकें दिनेश साहब। ये दिनेश साहब आप ये भी बता सकें, आजकल जिस तरह का जमाना है और जो स्टार्टअप्स पर जो फोकस है, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, उस दौर में तो उस तरह का नहीं था और भारत में कारोबार करना इजी नहीं है, बड़ा चुनौतीपूर्ण था, कई तरह के उसमें चैलेंजेस रहे होंगे। तो वो दौर और अब का दौर कैसे देख रहे हैं जब ये पूरा गवर्नमेंट भी और सब लोग इस तरफ काफी सपोर्ट कर रहे हैं? एक बात मैं कहना चाहूँगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। इंडिया में छोटा बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है। मतलब छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको वाकई कोई नेसेसिटी नहीं है किसी तरह के लाइसेंस की, किसी तरह के जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से ऊपर के टर्नओवर पे, तब आपके ऊपर नए नए कानून लगने एप्लीकेबल होने शुरू होते हैं। तो बड़ा बिजनेस शुरू करना हो सकता है कि वाकई बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि आपको एक साथ ही बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए। लेकिन इंडिया में ये शुरू से ऐसा रहा है कि आपको एक छोटी सी दुकान खोलनी है या छोटा सा सर्विस इंडस्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए आपको सिवाय बैंक में एक अकाउंट खुलवाने के और कोई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो अच्छी बात इंडिया के लिए ही है। जहाँ तक स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात है, तो उस समय हमें पता भी नहीं था कि ये वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी जैसी कोई इक्विटी फाइनेंसिंग भी होती है। पहली बारी 97 में जब मेरे पास एक चिट्ठी आई गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड की, और उसके बाद उनका एक फॉलोअप फ़ोन कॉल भी आया, तो हमने उनको ये कह के मना कर दिया कि नहीं जी, हमें कोई लोन नहीं चाहिए, हमारे पास कोई कोलैटरल नहीं है। अच्छा रमेश साहब आप बताइए, आप इंडियन एयरफोर्स में थे, वहां से कारोबार जगत में आना कैसे हुआ और वो कितनी उम्र रही जब आपने इस एंटरप्रेन्योरियल जो स्पेस है उसमें अपना कदम रख दिया? मैं 79 में भारतीय वायुसेना में एज ए एयरमैन भर्ती हुआ था। मेरे को याद है जो मेरी पहली तनख्वाह मेरे को मिली थी 188 रुपये 188 रुपीज़ मिली थी। और मैं समझता हूँ कि आई वाज द हैप्पीएस्ट मैन। मैं धरती पे मेरे से बड़ा कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएटली 40 रुपये का एक प्रेशर कुकर खरीदा जो माँ के लिए, और बाकी रुपए मैंने घर पे भेज दिए। जब इसमें क्योंकि जो ये डिफेंस का जो जॉब है, इसमें ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं 2 साल में 3 साल के अंदर, और मेरी पोस्टिंग ऐसी थी कि JNK में, तो वहाँ ट्रांसफ़र थोड़े ज़्यादा होते थे। तो ट्रांसफ़र जब होते थे तो हम अल्टीमेटली वहाँ उस टाइम पर 2 या 3-4 पैकर होते थे हिंदुस्तान में, और मेरे को याद आ रहा है कि हमारे को पर किलोमीटर जो मिलता था वो 9 या 10 रुपये पर किलोमीटर एक ऑफिसर को मिलता था एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। प्राइवेट कंपनियां जो चार्ज करती थी वो करती थी 12 से 14 रुपये। तो घर से ट्रांसफ़र होता एक अपने आप में पनिशमेंट, एक 2-2.5 रुपये घर से पर किलोमीटर दो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो सभी लोग अपने 2-2 महीने पहले अपना सामान बनिए की दुकान से कोई कार्टून मोल लेके आता था, कोई कुछ लेके आता था, अपना पैकिंग करते रहते थे, हस्बैंड वाइफ नौकर सब कुछ मिल माल कर। तो पैकिंग वाज ए वेरी पेनफुल, मतलब पैकिंग का सब मिलकर खुद ही करते थे। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा पेनफुल है, और इसको कैसे 9 रुपये के बराबर लाया जा सके। तो वहाँ से ध्यान में आया कि इसको 9 रुपये से बहुत आसानी से लाया जा सकता है, मगर अलबत्ता आपको एक जितनी जो पैकिंग का सामान होता है इसको मैं मल्टीपल 10 बार 15 बार यदि यूज़ कर लूँ तो, जैसे कि मैं हैदराबाद लेके गया, हैदराबाद से फिर मैं मद्रास लेके गया, तो एक दिमाग में एक बिजनेस आया कि कहते हैं कि जहाँ मोर पेन मोर गेन, दैट वाज अ पेनफुल एरिया। और जिस बिजनेस के अंदर 2 चीज़ देखने की होती है, जैसे मैं बिजनेस फैमिली से ज़रूर रहा मगर कभी बिजनेस किया नहीं, परिवार अग्रवाल फैमिली से जरूर रहा, मगर हमने कभी बिजनेस किया नहीं, क्योंकि गांव से रहते थे और वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए 10 पैसे की फीस वाले, तो कभी बिजनेस देखा ही नहीं था। तो उसमें ये 2 चीज़ देखी कि जो बिजनेस जो पैकिंग मूविंग का है, उसमें एक तो सबसे पहले ये है कि मैं किसी उन लोगों को सर्विस कर पाऊंगा जो रियल में नीडी है और जो ये सर्विस ले नहीं पाते। अच्छा रमेश साहब, एक हम आपकी कहानी में बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देख रहे थे। आप जिस तरह से ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में हैं, ट्रकर्स में ये एक्सीडेंट रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है रोड्स पर, उसको इंश्योर करने के लिए आप एक निंद्रा कैंप लेकर आए कि वहाँ ट्रकर्स सो सकें या फिर वो अपनी फैमिली के साथ रात में जाकर सो सकें। क्या एग्जैक्टली रहा, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये ऐसा था जी, जैसे कंपनी ने 25 साल पूरे कर लिए, और 25 साल पूरे करने के बाद हमने सोचा कि ये 25 साल के बाद जो हमारे को एक जो सिल्वर जुबली मनानी है वो कैसे मनाए। अल्टीमेटली ये निर्णय लिया गया, जिन लोगों के कारण हम यहाँ खड़े हुए वो लोग हैं हमारे जो फ्रंट के लाइन जो सिपाही हैं, वो है हमारे ड्राइवर्स। आज ड्राइवर ना होते तो मैं भी यहाँ नहीं बैठा होता था, क्योंकि उन्होंने ही यह सब कुछ हमको यहाँ खड़ा किया। तो हमने देखा कि हिंदुस्तान में जैसे कि 1,38,000 आदमी पर ईयर रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उसमें फिर गहन स्टडी करी कि 1,38,000 में से कौन सा कारण है। देयर आर मेनी रीजंस,
कोई कुछ भी करके चलाता होगा गाड़ी, पर एक रीज़न ये लगा कि अपने ट्रक के ड्राइवर अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। औसत एक ड्राइवर 3 घंटे और 3.5 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाता 24 घंटे में। मेडिकली एडवाइजेबल है 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो उनसे जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ड्राइवरों से पूछा कि भाई आप सोया करो, आपके कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो डाटा हमने इकट्ठा किया, वो हुआ हमारे सर्वे के कारण 26,640 लोग एक साल में ड्राइवरों की नींद नहीं पूरी होने के कारण मरते हैं। तो हमने सोचा चलो इसके ऊपर काम करते हैं, ये 26,000 तो बचाए जा सकते हैं। तो उनको कहना शुरू किया कि भाई आप सोया करो, आपके कारण 26,000 लोग मरते हैं। आप किसी भिखारी को से कहोगे कि भाई अच्छा खाना खाया करो, सेहत खराब हो जाती है, तो भिखारी क्या कहेगा, अच्छा खाना ही नहीं, अच्छे खाने की बात कहाँ है। सिमिलरली ड्राइवरों ने कहा कि नींद है कहाँ हमारे पास में, हम तो यदि सो जाएंगे तो हमारी डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तिरपाल की चोरी, तो हम सो नहीं सकते। रेस्ट जरूर करते हैं गाड़ी की रखवाली के कारण। तो हमने सोचा कि ये सबसे बड़ा पेनफुल एरिया है, क्यों न कोई निंद्रा दान खोल दे, यानी कि इनके सोने की जगह बना दे। और ये जो छऊ चोरी होती है इनकी, इसके लिए मैं चौकीदार बन जाऊंगा, मेरे लोग उसकी चौकीदारी करेंगे। तो हमने फिर एक क्या किया, ये 50 एकड़ का टुकड़ा जयपुर अजमेर के बीच में, जहाँ 33,000 ट्रक्स पर डे अप एंड डाउन चलते हैं, बिजिएस्ट इन द इंडिया, वहां पर एक टुकड़ा लिया, दूदू जगह का नाम है। और 50 एकड़ में 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल, लेटरिन बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे। तो इस तरह का इनिशिएटिव रहा आपका, तो उससे काफी अच्छा रिस्पांस वहां मिला। पर 15,000 नींद एक महीने में दिलाते हैं साहब, और 38 जाने इस नींद से बचने लग गई। ये डाटा हमारे सर्वे में आया। बहुत बढ़िया। तो ये सर निंद्रा आप दान बता की तरफ- सकें, ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव रहा जिस तरह से आपने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आगे बढ़े। दिनेश साहब, हम देख रहे हैं एक दमदार कहानी रही आपकी, लोग उसे सीख सकें, हम ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपकी अपनी जर्नी में भी कई तरह के मुश्किल दौर रहे, कई बार अनसक्सेसफुल भी रहे होंगे कई वेंचर्स में। थोड़ा उस पहलू को भी बता सकें, क्योंकि उससे सीखना भी बहुत जरूरी है। और जैसे हमने देखा यूएस में अटैक हो या 99-2000 की बात हो, तो काफी चुनौतीपूर्ण रहा। ऐसे में आपकी कहानी से लोग क्या सीख सकते हैं, जब कंडीशन टफ हो तो कैसे मैनेज करना चाहिए? एक कंडीशन बताते हैं कि 99 में जब इंटरनेट का काफ़ी बोलबाला हो गया एकदम से, और हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे छोड़ करके नई नई कंपनियाँ जो इंटरनेट की बन रही थी उसमें जाने लग गए। हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय था वो इंटरनेट का बोलबाले वाला समय। फिर खैर उसके बाद इंटरनेट बर्स्ट हो गया और हमारा बिजनेस चलने लगा, और हम वी वर लाइक फ्लाइंग ऑन द सेवेंथ स्काई। न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, रेडियो में कवरेजेज आ रही है। एंड फिर एक दिन अचानक बिना किसी की गलती के यूएस में सितंबर 2001 में सितंबर 11 को 2 वर्ल्ड ट्रेड टावर गिर गए, और हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस था। और उसके बाद एक लंबी कोल्ड विंटर शुरू हुई जो अफ़गानिस्तान वार और इन सब चीज़ के साथ 2003-04 में ख़त्म हुई। और वो दो साल हमने एक ऑफिस का लोन भी लिया था, ऑफिस का नए ऑफिस में मूव कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसने हमें बहुत सिखाया कि कठिन समय में किस तरह से कम पैसे पे और अपने टीम मेंबर्स को साथ में लेकर के चलना, अपने परिवार वालों से क्या निकाल सकते हैं, किस तरह से उनसे तो धीरज बनाए रखना उस समय। जी, आप ये बता सकें, यहाँ जो एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं, आपकी तरफ से एक मैसेज उनके लिए कि ये टेक अवे, अगर वो आए हैं आज सेशन में और ये अलग अलग रीजन से आए हैं इंडिया के, आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए चलते चलते? तो लोग अक्सर कहते हैं कि आइडिया इंपॉर्टेंट है या एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो कहता हूँ कि इवन एग्जीक्यूशन इज अ सीरीज ऑफ आइडियाज़। और सबसे बड़ी बात जो एंटरप्रेन्योरशिप की है वो है परसिवियरेंस। आप 10-20 साल तक जब लगे रहते हैं, जब आप एक ही प्रॉब्लम के पीछे लगे रहते हैं, तो आप उसमें एक्सीलेंस हासिल करते हैं और फिर वो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। तो बिल्कुल परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है, और एग्जीक्यूशन को हर आइडिया लगा कर एग्जीक्यूट करना वो बहुत ज़रूरी है। यही 2 बड़ी बातें मैंने सीखी। रमेश सर, ये बता सकें, जिस तरह से जिंदगी में उतार चढ़ाव है वैसे ही कारोबार में भी हैं। आपका लंबा अनुभव जब आप पीछे देखते हैं मुड़कर, आप क्या देना चाहेंगे, कुछ की टेक अवे, ये 2 चीज़ करें यहाँ से जाएं ताकि उसको अपनी वो जिंदगी में अपने कारोबार में उतार सकें? देखो, हमारी सर्विस लाइन है, इसमें जो क्लाइंट है, हमारा ग्राहक है, वो सब कुछ है। यदि हमने ग्राहक को खुश रख लिया तो वो आपको कभी आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। कंप्लेन आती है हमारे, अक्सर सर्विस इंडस्ट्री में कंप्लेन, किसी तरह की कंप्लेन भी आएगी, तो हमारे क्या होता है कि चलो ये तो एक एंगल होता है देखने का, ये तो फालतू की कंप्लेन है, ये सब तरह की कंप्लेन है। तो हमने जो कस्टमर केयर बनाया
वो ऐसा बनाया कि जैसे हमारे कस्टमर केयर वाले जिस तरह से कई बार कंप्लेन अटेंड नहीं करते थे, तो मैंने कहा कि ये कौन कंप्लेन कर रहा है, उसने कहा कि क्लाइंट कर रहा है। तो हमने जब कोई भी हमारा कस्टमर केयर जब अपनी ड्यूटी लेता है तो एक ओथ दिलाते हैं कि क्लाइंट आपका भगवान है। तो हमने कहा कि जब ये कंप्लेन करने वाला इसको आपने क्लाइंट के बजाय भगवान देखोगे, क्या भगवान झूठ बोलता है? बोला जी नहीं बोलता। तो ये झूठ नहीं बोल रहा, इसकी कंप्लेन रजिस्टर करो और 21 दिन में इसकी कंप्लेन एड्रेस करो। वो कंप्लेन को एड्रेस करते करते इतने इनोवेशन हमारे पास इकट्ठे हो गए और आज हम ये कह सकते हैं कि 10 गुनी बढ़िया सर्विस देने के बाद और 30% कम देने के बाद भी आज हम खड़े रहेंगे। दैट इज, आप क्लाइंट को भगवान समझो। वो जब आपको कुछ कंप्लेन देने आ रहा है तो मान के सोचो कि आपको कुछ नई चीज देने आ रहा है। वो नई चीज आपका इनोवेशन बन जाती है और अल्टीमेटली वही हमारे लिए तोहफा बना है आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ आए, आपने अपने अनुभवों से लोगों के साथ बातचीत की। थैंक यू वेरी मच। डे टू ड्रीम ग्रोथ स्टोरीज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और अब एक बेहद खास मेहमान को हम आपके बीच लाना चाहेंगे। MSME सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार पांडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे